हाय एवरीवन। सो आज हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके पहले हम कुछ बेसिक्स जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स पे एक ऑर्डर्ड पेयर कंपोनेंट्स को स्पेशल ऑर्डर में जब लिखा जाए तो उसको कहते हैं। उसको लिखने का तरीका होता है पैरेंथेसिस में दो कंपोनेंट को कॉमा से अगर सेपरेट करके हम लोग लिख दिए तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए ए है जिसमें आपका है बीबीएसआर और रांची और आपका है कोलकाता। और अगर मान लीजिए बी एक दूसरा सेट है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल है, तो अगर हम इसे बीबीएसआर कॉमा उड़ीसा, रांची कॉमा झारखंड, कोलकाता कॉमा वेस्ट बंगाल, अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिखे तो इसमें जो बीबीएसआर कॉमा उड़ीसा है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, रांची कॉमा झारखंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, कोलकाता कॉमा वेस्ट बंगाल तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब हम दो टाइप्स देखते हैं। एक है जिसमें हम लोग को दिखाना है कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी इक्वल तभी होगा जब ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है। अगर मान लीजिए आपका बीबीएसआर ए है, उड़ीसा बी है, रांची सी है, झारखंड डी है, तो हम देखते हैं ए और सी को। बीबीएसआर और रांची इक्वल नहीं है, वैसे ही उड़ीसा और झारखंड इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर नॉट इक्वल। ठीक है, यही चीज अगर बीबीएसआर और बीबीएसआर दोनों होता और उड़ीसा होता तो वो इक्वल होता। अब वही चीज हम ए कॉमा बी और बी कॉमा ए पे करते हैं, तो बी कॉमा आप ए का आपका हो जाएगा उड़ीसा और बीबीएसआर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो बीबीएसआर है वो आपका उड़ीसा के इक्वल नहीं है, वही चीज उड़ीसा आपका बीबीएसआर के अलावा इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। अब ये इक्वल तभी होगा जब ए आपका जो है वो बी के इक्वल होता, मतलब अगर दोनों ए मतलब बीबीएसआर कॉमा बीबीएसआर होता तो ही उसका रिवर्स भी लिखते तो बीबीएसआर कॉमा बीबीएसआर आता जो कि इक्वल होता। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन ए एंड बी। मान लीजिए आपका दो सेट है तो उसका जितना भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है सबको अगर एक साथ लिख दिया जाए कर्ली ब्रेसेस के इसमें अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कहेंगे। ठीक है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनटू बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब एज इन सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट्स होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए आपका दिया है 1 to 5 और बी आपका दिया 1 तो हम ए इंटू बी में देखते हैं कि पहले एलिमेंट को लेके 1 से और 2 से किए, फिर आप दूसरे एलिमेंट को लिए उसको 1 से और उसको 2 से किया, फिर आप तीसरा एलिमेंट लिए और उसको 1 से और 2 से किए। तो आप देखते हैं कि आप तीनों एलिमेंट्स को जब साथ में लिखे तो ऐसे होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन 1,1 1,2 2,1 2,2 5,1 5,2। तो आप देख लिए कि जब हम साथ में कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको लिख दिए तो वो बन गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ए है, जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए लिखा दिया हुआ है आपको 3, इसको आप ई भी मान सकते हैं, और एन ऑफ बी आपका दिया हुआ है 2, इसको आप क्यू भी मान सकते हैं। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताना है तो आप एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका आंसर आपका पी क्यू आएगा विच इज 6। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप देख लिए कि 6 एलिमेंट्स है। अब वही चीज सबसेट का आपको फॉर्मूला पता था कि 2 का पावर m होता है,
तो जैसे कि आपका ए का सबसेट्स होगा तो 2 का पावर 3 होगा, बी का सबसेट बताना है तो 2 का पावर 2 होगा। तो वही चीज़ ए इंटू बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अगर सबसेट बताना है तो 2 का पावर 6 आपका सब नंबर ऑफ सबसेट्स प्रेजेंट इन ए इंटू बी है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एक सेट में फाइनाइट नंबर है, मतलब जैसे मान लीजिए आपका ए में 5 एलिमेंट्स है, लेकिन बी आपका जो है वो इनफाइनाइट सेट है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है। तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बन जाएगा 5 इंटू इनफाइनाइट, मतलब कि आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ए इंटू बी में, ठीक है? अब वही चीज अगर आपका बी में मान लीजिए 0 एलिमेंट्स है, मतलब कि वो एक एम्प्टी सेट है, तो 5 इंटू 0 आपका 0 होता है, तो इसका मतलब कि जो एक क्रॉस बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है उसमें 0 एलिमेंट्स है, ठीक है? अब हम देखते हैं अगर मान लीजिए जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे ए इंटू बी मतलब कि दो सेट्स का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे ना, पार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स था, है ना? तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहा था, मतलब कि दो एलिमेंट्स एक ऑर्डर्ड पेयर में। वही चीज अगर हम तीन एलिमेंट्स का तीन सेट्स का अगर हम पार्टीशन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसका आपका बन जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, जिसमें ए आपका पहले सेट से, बी आपके दूसरे सेट से और सी आपके तीसरे सेट से आएगा। और इस 3 का जो सेट बन रहा है, 3 का जो ऑर्डर बन रहा है, उसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हम कहते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि P इंटू क्यू और Q इंटू पी इक्वल है कि नहीं ये प्रूव करना है। आपको P में दिया है ए बी सी, Q में दिया R। जब आप P इंटू क्यू मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q निकाल रहे हैं तो A कमा R, B कमा R, C कमा R है। Q इंटू पी निकाल रहे हैं तो R कमा ए, R कमा बी, R कमा सी है। तो अब हमको देखना है कि एक एक ऑर्डर पेयर जो है वो पहला ऑर्डर पेयर और पहला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दूसरा मतलब पहला ऑर्डर पेयर ऑफ दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ए कॉमा आर जो है वो आपके आर कॉमा ए से इक्वल नहीं है, तो हमें पता चलता है कि ये दोनों जो पी इंटू क्यू है वो नॉट इक्वल टू क्यू इंटू पी है। लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों में सेम होगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 1 है, तो दोनों वे में 3 इंटू 1 हो या फिर 1 इंटू 3 हो, आंसर आपका हमेशा 3 ही आएगा। तो आपको समझ आ गया कि P into Q is not equal to Q into P, but the number of elements in each set will be the same. अब हम फाइनली आते हैं रिलेशंस में, ठीक है? रिलेशंस आपका नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है, क्या नाम है, बेसिकली दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है? तो पहले एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में कुछ एक रिलेशन है, जैसे कि पहले हम देख रहे थे कि बीबीएसआर कॉमा ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब बीबीएसआर कॉमा ओडिशा है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें बीबीएसआर जो है वो आपके ओडिशा का कैपिटल है ना? तो ये एक रिलेशन आपको दिख रहा है, वैसे इसी चीज को रिलेशन आप कहते हैं, ठीक है? दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए इसमें और रिलेशन हैज पैटर्न और प्रॉपर्टी, ठीक है? अब जैसे कि हम जब मैथ्स में बहुत बार सुने होंगे P इज ग्रेटर देन Q, P इज इक्वल टू Q, P इज लेस देन Q, तो इसमें आपका दो एलिमेंट्स है P और Q और एक रिलेशन आपको बताया जा रहा है, या तो ग्रेटर है P या इक्वल है या लेस है। तो हम लोग रिलेशंस हमेशा अपने लाइफ में फेस किए, बस हमें पता नहीं था कि उसको एक रिलेशन कहते हैं, ठीक है? रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट तीन तरीके से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड और एरो डायग्राम। इसके बारे में हम आगे जाके एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब पढ़ेंगे। अब हम आते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे। डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट जितना भी होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जो कि मान लीजिए अगर ए इंटू बी का सेट है तो ए से आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। रेंज होता है जो बी से आने वाले जितने भी सेट्स है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, उसको हम रेंज कहते हैं। को डोमेन होता है जितने भी एलिमेंट्स बी में आपके प्रेजेंट है, अगर सब एलिमेंट्स को देखा जाए तब उसको को डोमेन कहेंगे। तो अब अगर मान लीजिए आपके रेंज में 1 2 3 है और कोडोमेन में आपका 1 2 3 4 है, तो आप देख रहे हैं कि रेंज का जितने भी एलिमेंट्स है वो आपके कोडोमेन में भी प्रेजेंट है, ठीक है? और ये क्या नाम है, अलोंग विद एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, इसलिए हमें पता चलता है कि रेंज जो है वो या तो एक प्रॉपर सबसेट हो सकता है कोडोमेन का या फिर एक सबसेट है। अब चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें हम आपको रेंज, डोमेन,
कोडोमेन के बारे में भी बताएंगे और कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लीजिए आपको एक ए सेट दिया गया है जिसमें आप एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और हम लोग को एक रिलेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर मेथड देख रहे हैं, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड ये होता है कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे आपको रिलेशन बता रहे हैं कि y का रिलेशन विद x इज कि x प्लस वन जब करेंगे तो y का वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। और सच एंड x कॉमा y इज अ सबसेट ऑफ a, मतलब कि या तो बिलोंग्स टू a, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं कि ये बिलोंग्स टू a है, मतलब जो आपका x और y दोनों वैल्यूज है वो आपके इस a सेट से ही आना चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि ऑर्डर्ड पेयर सेपरेटेड इन कॉमास विद इन कर्ली ब्रेसेस को आप रोस्टर फॉर्म कहेंगे। तो सबसे पहले आप x का वैल्यू 1 लीजिए, ठीक है। तो जब आप x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो आपका y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके 2 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1,2 जो है वो एक ऑर्डर पेयर बन रहा है रिलेशन को, जो मतलब पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 जो है वो दोनों ही ए में प्रेजेंट है। वैसे ही जब आप x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। x का वैल्यू जब 4 लेंगे y का वैल्यू 5 आएगा। x का वैल्यू जब 5 लेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। लेकिन आप x का वैल्यू 6 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 6 लेंगे तो आपका इस इक्वेशन के हिसाब से y का वैल्यू 7 आएगा, जो कि a में प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं करेगा। तो इस वजह से वो वाला पॉसिबल नहीं है ऑर्डर पे। तो इन सबको जब हम लोग कर्ली ब्रेसेस में 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 करके जब हम लोग लिख दिए तो ये एक आपका रोस्टर फॉर्म बन गया रिलेशन का। ये आपका था सेट बिल्डर। अब आपको इसी चीज को अगर एरो डायग्राम में प्रेजेंट करना है तो आप देखेंगे कि दो ओवल्स आप बना दे रहे हैं, जिसमें ये जो है वो आपको पहला एलिमेंट्स, मतलब कि अगर मान लीजिए आप पहले एलिमेंट को x ले रहे हैं हर ऑर्डर पेयर का एंड सेकंड एलिमेंट को y ले रहे हैं, तो पहले एलिमेंट्स मतलब x को आप पहला ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड y को आप सेकंड ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ए में आपको पता है कि एक्स और वाई जो दोनों है वो ए को बिलोंग करता है, तो आप दोनों ओवल्स में ये लिख दिए, क्या नाम है, सारा जो ए का एलिमेंट है वो लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 तीन दोनों ओवल्स में लिख दिया। अब रोस्टर फॉर्म में देखते हैं कि 1 से 2 का रिलेशन है, तो 1 से 2 को एक एरो बनाती है। वैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 एरोज हम बना दिए। तो ये जो है इस रिप्रेजेंटेशन को, इस पूरे चीज को हम कहेंगे एरो डायग्राम, ठीक है। इसको कहते हैं एरो डायग्राम। अब इसका डोमेन बताते हैं। डोमेन मैंने बताया था कि जितना भी परमिसिबल इनपुट होता है, इसका मतलब पहले किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो भी पहले सेट से आने वाला एलिमेंट्स है उस चीज को डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन सबको जब हम कर्ली ब्रेसेस में सेपरेटेड बाय कॉमा करके लिख दिए तो ये आपका डोमेन हो गया। अब हम देखते हैं रेंज, ठीक है। रेंज देखने के लिए हम देखें, रेंज में मैंने बताया था कि जितने भी सेकंड सेट से आने वाले एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में हैं वो आपका रेंज होता है। तो 2 3 4 5 6 ये सब आपका रेंज का पार्ट हो गया जब आप उसको कर्ली ब्रेसेस में सेपरेटेड बाय कॉमास लिख दिया, तो ये आपका रेंज हो गया। को डोमेन में मैंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स आपके y वाले सेट में प्रेजेंट है, मतलब y जो सेकंड वाला ब्रेसेस है उसमें जो प्रेजेंट है वो आपका को डोमेन हो गया। तो को डोमेन आपको पता था y जो है वो a से आ रहा है, तो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 वो सब बन गया आपका को डोमेन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेंज में 2 3 4 5 6 है, को डोमेन में भी 2 3 4 5 6 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है को डोमेन। तो हम बोल सकते हैं कि रेंज is a subset of codomain। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।